गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सार्थक पहल। मैं शंकर सातनकर और आज सार्थक पहल के माध्यम से हम लेके आए हैं मेन स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, अनुसंधान प्रक्रिया के विभिन्न सोपान। रिसर्च वर्तमान समय की आवश्यकता है। यूजीसी नेट की बात करें या सेट की बात करें, पीएचडी की बात करें, तो ये महत्वपूर्ण एक अवधारणा है। अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। कहीं आपको 6 सोपान पढ़ने के लिए मिलेंगे। मैंने जो है वो महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया है और इसमें 8 सोपानों को शामिल किया है। तो मेन स्टेप्स एंड रिसर्च प्रोसेस, तो देयर आर 8 मेन स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो फर्स्ट नंबर पे है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण या समस्या की पहचान करना। जब भी कोई शोधकर्ता रिसर्चर रिसर्च करता है तो समस्या का पता होना बहुत जरूरी है कि किस चीज के ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अनुसंधान समस्या का पता लगाना। अनुसंधान समस्या का पता लगाना, तो सबसे पहले स्टेप है समस्या का पता करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जब समस्या पता होगी तो ही हम उसके ऊपर रिसर्च करने की बात करेंगे। अब अनुसंधान समस्या ऐसी हो जिसमें अनुसंधानकर्ता की रुचि हो, उससे सरोकार हो, उसकी एक प्रबंधकीय परिभाषा हो, तो ही हम समस्या की बात कर सकते हैं। तो समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाने के बाद हमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसी में कुछ और महत्वपूर्ण कंडिकाएं हैं। तो उसमें है साहित्य अवलोकन अर्थात लिटरेचर रिव्यू। हमें यह पता करना पड़ता है कि जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या इससे पहले भी रिसर्च हो चुका है, किस स्टेज पे हुआ है, कहां तक रिसर्च हो चुका है और उन्होंने इसके क्या समाधान निकाले हैं। तो सबसे पहले समस्या और फिर उस समस्या से संबंधित लिटरेचर रिव्यू करना है। फिर उसके बाद में है उपकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अर्थात जो हमारी समस्या है उसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन, वो हाइपोथेसिस कहलाती है। इसे हम assumption बोल सकते हैं। जो मान्यताएं हैं वो हाइपोथेसिस होती है कि हम ये मानकर चलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास कोई हाइपोथेसिस हो, उपकल्पना हो, तो हम उस समस्या के लिए एक दिशा मिल जाती है कि हमें इस दिशा में रिसर्च करना है, ऐसे ऐसे हमें चलना है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ा, एक प्रॉब्लम पढ़ा, फिर प्रॉब्लम से संबंधित लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक हाइपोथेसिस निर्धारित करते हैं। हाइपोथेसिस मुख्य रूप से दो है। एक हाइपोथेसिस जिसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को ही जांच करते हैं हम कि वो सही है या गलत है। यदि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको लेकर चलते हैं। और यदि नल हाइपोथेसिस को हमने स्वीकार कर लिया तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, तो हमेशा नल हाइपोथेसिस जिसे H0 के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है उसी को टेस्ट किया जाता है। अगला जो वीडियो होगा हमारा हाइपोथेसिस से संबंधित ही होगा, तो इस अगले वीडियो को भी जरूर देखें।
अब हमने फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम देख लिया, उससे संबंधित लिटरेचर रिव्यू कर लिया, लिटरेचर रिव्यू के बाद में हमने हाइपोथेसिस तय कर ली। अब इसके बाद में क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। दूसरा स्टेप जो होगा प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, अर्थात अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। दूसरा स्टेप है ये प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। अब अनुसंधान प्रक्रिया में हाइपोथेसिस के रूपरेखा निरूपित करने के बाद इसका अगला जो चरण होता है वो अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना होता है, एक रिसर्च डिजाइन करना होता है, और वास्तव में यही अनुसंधान प्रक्रिया की आधारशिला होती है। जो रिसर्च डिजाइन होती है ये अनुसंधान प्रक्रिया की आधारशिला होती है। आधारभूत प्रश्नों को संबोधित किया जाता है इसमें कि अध्ययन का कार्य क्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, आंकड़ों को विश्लेषण कैसे किया जाएगा, कौन सी विधि इसमें अपनाई जाएगी, ये सारी बातें तय करना ये काय में होता है, रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत। ये काय के अंतर्गत, रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत होता है। क्या क्या बताया इसमें, इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट यदि देखें तो शोध अध्ययन का उद्देश्य हम इसमें बताएंगे, आंकड़े एकत्रित करने की विधि कौन सी है ये हम बताएंगे, जानकारी के स्रोत की कहां से हम इसे लेंगे, कि जो है प्राइमरी डेटा कहां से लेंगे, सेकेंडरी डेटा कहां से लेंगे, कैसे लेंगे, ये सब बातें इसमें आएगी। प्रदत्त जो आंकड़े हैं, जो डेटा है वो एकत्रित करने के स्रोत कैसे होंगे, प्रदत्तों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो है वो विश्लेषण कैसे किया जाएगा, ये सेकंड चरण में देखेंगे, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। यूजीसी नेट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हमें क्रम देखने के लिए बताया जाता है कि इसे क्रम से जमाइए करके, ठीक। थर्ड नंबर का जो स्टेप होता है वो होता है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना। अब डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, प्रदत्तों को अर्थात डेटा को तथ्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकत्रित करना, और उसके लिए कैसे एकत्रित करेंगे ये बात। तो डेटा सबको मालूम है दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक डेटा और गौण डाटा या सेकेंडरी डाटा। तो प्राथमिक डेटा वर्तमान अनुसंधान परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी जो डाटा होता है वो पहले से किसी के द्वारा एकत्रित किया जाता है, उसे हमें उपयोग करना होता है। जो प्राइमरी डेटा होता है वो एकदम नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, इसमें सर्वे पर आधारित होता है, यह काफी खर्चीला होता है और इसे प्राप्त करना भी थोड़ा कठिन होता है। जबकि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाएं, बुक्स, न्यूज़पेपर आदि से एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो ये इसको कलेक्ट करना थोड़ा सा इजी होता है, इजी होता है। क्लियर है। अब इसके बाद में हम थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप देते हैं, वो है सेलेक्टिंग सैंपल्स, प्रतिदर्श चयन। सैंपल क्या होता है, जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो पूरा का पूरा हम उसे अध्ययन नहीं कर सकते, तो इसमें से कुछ चुनी हुई इकाइयों को लेते हैं जिसे सैंपल कहते हैं, और उसी सैंपल का अध्ययन करते हैं, और वो उससे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो रिजल्ट आता है, वो सबके ऊपर लागू कर दिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। अब सैंपलिंग को लेने की भी अलग अलग मेथड होती है, अलग अलग मेथड होती है। तो अब कौन कौन सी, तो सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अर्थात प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अर्थात जिसमें सभी आंकड़ों का चयन होने की पूर्ण संभावना होती है, तो उसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग
कहेंगे। अब इसमें जो अनुसंधान करता होता है वो पक्षपात नहीं कर सकता कि कौन सी यूनिट को सेलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में शोधकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन करता है, किसका चयन करना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। तो न्यायाधीश को प्रतिनिधियों पर्याप्त बनाने के लिए कुछ नियमों या पूर्व ज्ञान का उपयोग वो कर लेता है। तो इसमें जैसे सुविधा वाली सैंपलिंग कर सकता है कि कौन सी है, या फिर कोटा सैंपलिंग कर सकता है कि इतनी यूनिट लेना है, इसमें से इतना, इसमें से इतना, इसमें से इतना। जैसे किसी कॉलेज के स्टूडेंट में से चयन करना है, तो 10 बच्चों का चयन करना है, तो उसमें कोटा निर्धारित कर लिया कि 5 जो है बालक लेंगे, 5 बालिकाएं लेंगे। फिर 5 बालक 5 बालिकाओं में से भी एक एससी से, एक एसटी से, एक ओबीसी से, एक जनरल से, और एक जो है विकलांग कोटे से। तो इस तरीके से ऐसा निर्धारित कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, क्लियर एकदम। तो फोर्थ स्टेप होती है सेलेक्टिंग सैंपल्स। फर्स्ट नंबर में हमने पढ़ा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम में प्रॉब्लम के बाद में लिटरेचर रिव्यू के बाद में हमने क्या पढ़ा था, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद में हमने क्या पढ़ा, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के बाद डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, और इसके बाद सेलेक्टिंग सैंपल्स। अब सैंपल्स वगैरह सब देख ले, तो उसके बाद में हमें एक कार्य योजना लिखना होता है। फिफ्थ जो स्टेप होती है वो होती है राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल। राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल अर्थात एक ढांचा हो गया कि एक प्लानिंग हो गई कि आगे अब हमें रिसर्च कैसे करना है। जो रिसर्च प्रपोजल में रिसर्च की शुरुआत से लेकर रिसर्च के अंत तक हम कौन कौन से स्टेप का फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, ये पूरी डिटेल जो होती है वो रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। रिसर्च प्रपोजल यह शोधकर्ता द्वारा लिखा जाता है, और यह दस्तावेज प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। प्रस्तावित जो अनुसंधान कार्यक्रम है उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। एक तरीके की ये ब्लूप्रिंट होता है, जो हम रिसर्च करने वाले हैं उसका क्या है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिसर्च का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। उसमें दिया रहेगा लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग, रिसर्च प्रपोजल। तो हमारा उत्तर कौन सा होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल के बाद अब हम फील्ड में जाएंगे और रिसर्च करेंगे, तो अगली स्टेप जो हमारे 6 नंबर की स्टेप होगी वो होगी कलेक्टिंग डाटा। डेटा का कलेक्ट करना, प्रदत्तों का एकत्रीकरण। तो प्रदत्तों का एकत्रीकरण हमने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ लिया कि प्रदत्त जो होते हैं, डेटा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो अनुसंधान करता सर्वे, क्वेश्चनियर आदि की विभिन्न टेक्निक के माध्यम से स्वयं एकत्रित करता है। और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो न्यूज़पेपर से, जो पहले रिसर्च हुआ है उससे, बुक्स है, या जो रिपोर्ट वगैरह पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, उन रिपोर्ट से सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाता है। जो प्राइमरी डेटा होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, महंगा होता है, और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो सस्ता होता है, इजी होता है। तो अब प्रदत्त एकत्रित करने के लिए क्या किया जाएगा, जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा, टेलीफोन इंटरव्यू के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है, मेल्ड क्वेश्चनियरीज के माध्यम से मेल करके भी हम क्वेश्चन भेज सकते हैं, या शेड्यूल जो प्रश्न अनुसूची है वो भरवा सकते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची है ना, क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, इन दोनों में क्या अंतर है। जो क्वेश्चनियर होता है, प्रश्नावली होती है, इसमें जो रिसर्चर है वो बाय पोस्ट या मेल के माध्यम से भेज देता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उसे प्राप्त करते हैं, भरते हैं, और वापस जो रिसर्चर है उसके पास में भेज देते हैं।
लेकिन जो शेड्यूल्ड होता है ये उन एरिया में उपयोग किया जाता है जहाँ लोग बाग पढ़े लिखे नहीं होते। तो इसमें ये अनुसूची जो होता है वो दे तो देता है, लेकिन कुछ जो रिसर्चर होता है वो स्वयं ही उस अनुसूची को वो जो जानकारी देने वाला होता है उससे पूछ पूछ के भरते जाता है। तो ये विभिन्न टेक्निक होती है जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। तो क्या क्या प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन सी है? ऑब्जर्वेशन, पर्सनल इंटरव्यूज, टेलीफोन इंटरव्यूज, मेल्ड क्वेश्चनियर्स और शेड्यूल्स के माध्यम से। जबकि सेकेंडरी डाटा के लिए हमने बता दिया, सेकेंडरी डाटा के लिए जो है वो जो बुक्स वगैरह है या रिपोर्ट्स वगैरह है, एनुअल रिपोर्ट्स है, मंथली रिपोर्ट्स है, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो रिपोर्ट होती है वो, या विभाग से संबंधित रिपोर्ट होती है, या अखबार जो अखबारों में जो डाटा का पब्लिश्ड होता है, रिजर्व बैंक के रिपोर्ट वगैरह होती है, या जनगणना वगैरह होती है, इससे संबंधित डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब डेटा कलेक्ट हो गया, सब कुछ जो रिसर्च कर रहे हैं उससे संबंधित डेटा कलेक्ट हो गया। अब अगली स्टेप क्या होगी? प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस डाटा, प्रदत्तों का प्रसंस्करण, विश्लेषण, उनका विश्लेषण करना, सारणीयन करना और उससे निष्कर्ष निकालना। तो ये महत्वपूर्ण स्टेप है और इसमें एडिटिंग और कोडिंग दो महत्वपूर्ण स्टेप है इसमें। तो एडिटिंग और कोडिंग, तो डेटा के शोधन या शुद्धि की प्रक्रिया को संपादन अर्थात एडिटिंग कहा जाता है। तो संपादन का मुख्य उद्देश्य प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए गलत अनुमान, गलत वर्गीकरण, त्रुटियों की पहचान करना और उनको कम करना होता है। तो इसमें बहुत सारी सावधानियां, जैसे पूर्वाग्रह है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, पर्सनल बेस है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, इन सब से दूर रहते हुए हमें प्रदत्तों का वर्गीकरण करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना होता है, मोनिफाइड क्लासिफिकेशन करना होता है, टैबुलेशन, एनालिसिस, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो इसके अंतर्गत आती है। तो प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस डाटा। अब हमारा डाटा भी कलेक्ट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, एनालिसिस हो गया, उसका टैबुलेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है हमें? अब हमें लिखना है निष्कर्ष, और उसे कहते हैं राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। तो अंतिम जो स्टेज होती है वो होती है अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन, रिसर्च